कोई टेंशन नहीं, बनेगी तो आज ही। तो मेरे से एक आम लीची छुटेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं दर्शन एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके सामने आ रहे हैं पंकज। आइए सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। प्रणाम प्रणाम। करो स्टार्ट सर। सर हाँ। आपका नाम पंकज है, आप मेरे को हाँ। दिल्ली में मिले जैसे। मेरा नाम पंकज है, मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ। मेरा अभी IAS का स्टडी चल रहा है। हाँ जी सर। आगे सर, थोड़े से मेरे व्यूअर देखना चाहते हैं कि आईएएस की परीक्षा के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। IAS परीक्षा के लिए प्रीलिम्स पास करना पड़ता है, PT पास करना पड़ता है और मेंस पास करने पड़ते हैं और इंटरव्यू देना पड़ता है। 3 स्टेज हमारा होता है, जो है प्री, मेंस और इंटरव्यू। हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग हमारा 1 साल का प्रोसेस होता है। 1 साल चलता है एग्ज़ाम सर? हाँ, 1 साल तो हमारा लग ही जाता है। जैसे सर इसमें प्री होता है, फिर सी सेट होता है, तो क्या क्या सिलेबस रहता है प्री में? प्री में हमारा 2 है, एक GS है, हम्म। फर्स्ट पेपर है। सेकेंड पेपर में हमारा C सेट है। GS में हमें जनरल स्टडी है। हाँ जी। जितना भी हमें जनरल स्टडी, जो भी हमारा GS का सेगमेंट है वो है। और C सेट में मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन परिच्छेद है। हाँ, इसी पे हमारा आधार पे होता है, जिसमें क्वालिफाई होनी पड़ती है। जैसे आपका प्री क्लियर हो जाता है, प्री के बाद जो मेंस होता है उसमें टोटल कितने पेपर होते हैं? और GS1 होता है, GS2 होता है, GS3, GS4 और उसके बाद SC का होता है। तो GS1 में क्या रहता है? GS1 में हमारा पहले जो है, जैसे में इतिहास, भारत के इतिहास हो गया, प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के, आधुनिक भारत के। फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर हमारा हो जाता है। हाँ जी। तो इतिहास और आर्ट एंड कल्चर कोई अलग नहीं है, दोनों लगभग। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो आर्ट एंड कल्चर हमारा हो जाता है। फिर हमारा इसमें ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में हमें फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद इसमें हमें जो है ज्योग्राफी के बाद फिर हमें समाज शास्त्र का विषय है। वो तो ऑप्शनल में आ जाएगा कि उसका भी पार्ट नहीं। रहता है? ऑप्शनल में अलग अलग सब्जेक्ट है, आप हिस्ट्री ले, हिंदी ले, समाज शास्त्र ले। हाँ जी, हाँ जी। वो तो वो है ही है। बाकी यहाँ आपको समाज शास्त्र पेपर 1 में आपको यहाँ देना है। सोसाइटी से यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये होते हैं। और सर देखो, जिस तरह से GS1 आपने बता दिया, GS2 में क्या पार्ट रहता है आपका? GS2 में हमारा पॉलिटिकल से संबंधित है। इसमें हमारा सामाजिक न्याय है, गवर्नेंस है, भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर ढांचा है, भारतीय संविधान का निर्माण है। उसके बाद जो है IR है, इंटरनेशनल जो है रिलेशंस है, इंटर रिलेशन है। तो ये से हमारा जो है वैश्विक राजनीति और हमारा संविधान है, जो सरकारें हैं, इससे सारे संबंधित क्वेश्चन हमारे GS2 में आते हैं। जैसे सर GS1 बता दिया, GS2 बता दिया, इसके बाद होता है GS3। तो इनके गैप कितने दिन का रहता है? 4 से 5 दिन का रहता है ना मेरे हिसाब से, या 2 दिन? नहीं, ये जो है 1 सप्ताह में हमारे सारे पेपर हो जाते हैं। 1 दिन में हमें 2 पेपर देने पड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब एग्ज़ाम हॉल है, उनका रूटीन है, वो तो हमें जो है एग्ज़ाम हॉल पे हमें पता चल जाता है। हमें 1 दिन में 2 पेपर देने पड़ते हैं और लगभग हमें 1 सप्ताह के अंदर में पूरा ऑल 9 पेपर हमें क्लियर करने जैसे आपने बोला 2 पेपर देने पड़ते हैं, तो GS1 के भी 2 पेपर होते हैं ना? GS1 के 2 पेपर होते हैं? नहीं, GS1 में एक पेपर है जिसमें 20 क्वेश्चन है। आपको 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आंसर लिखना है। और शाम को? फिर GS पेपर 2 या दूसरे सेगमेंट में शाम को लेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो फिर आपको उसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, आपको वो भी देना है। ठीक है। और GS4 में क्या रहता है सर अपना? GS4 एथिक्स है। एथिक्स है, जब आप तैयारी करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, जो भी आप तैयारी करते हैं, तो इसी सब से जो है आपका जो है इथिकल तैयारी होता है। तो इसका कोई अलग से सब्जेक्ट वगैरह नहीं होता है। ऑलरेडी हमारा GS1, 2, 3 अगर क्लियर है। ठीक है। और GS4 के बाद आपका ऑप्शनल का पेपर रहता है? हाँ, ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। हाँ जी, हाँ जी। और हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो इसमें आप हिस्ट्री ले सकते हैं। 250 और टोटल 500 नंबर का होता है ना आपका ये ऑप्शनल? 250। हाँ, ऑप्शनल 500 नंबर का होता है। ठीक है। उसके बाद सर अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, उसके लिए उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है ना? इंटरव्यू कॉल आती है। हाँ, इंटरव्यू मार्च में होता है, लगभग मार्च तक। हाँ, तो इंटरव्यू लगभग 250 मार्क्स का होता है या 150 मार्क्स का? ठीक है, इंटरव्यू 150 का नहीं, या 200? 275 का इंटरव्यू होता है। 275 का होता हाँ, है। 275 का इंटरव्यू होता है। ठीक है।
उसके बाद आप बताइए, जैसे बहुत सारा लंबा सफ़र है ये, बीच में बंदे होते हैं कि छोड़ देते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि आप भी खुद इस फील्ड से हो, एग्ज़ाम दे रहे हो। देखिए, इसमें है तो आपको तो सबसे पहले तो आपके अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे गांधी जी का एक शब्द है, हाँ जी। साध्य, किसी भी कार्य और किसी भी उद्देश्य के लिए आपको साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। हाँ हाँ। तो साध्य हमारा लक्ष्य हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है, जिसके प्रति हमारा विश्वास होनी चाहिए और हमारा जो है पूरी जो है संकल्प होना चाहिए। और साधन, हमारा साधन हमारे कंटेंट, जो भी हमारा कंटेंट है, हम जो भी तैयारी कर रहे हैं वो हमारा कंटेंट होना चाहिए। और मोटिवेट आप होते रहे, अपने फैमिली के साथ हो या आप शहर में है तो आप जो है रूम के अंदर रहे और अपने फ्रेंडों के साथ जो है थोड़ा बहुत बातचीत करके अपना जो क्लियर करें, बाकी निकल कट जाता है। हाँ जी। ठीक है। जैसे एक बार हम दोनों साथ में थे तो सेमिनार चला हुआ था, तो आईएएस ने क्या बात कही थी, वो आपने तैयारी में सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। मल, आ से उसने बताया था अध्ययन, म से मनन और ल से लेखन। तो इस जर्नी में जो रहता है, पहले अध्ययन अच्छे से, फिर उस चीज़ को सोचना होता है दोबारा बार बार करके, और जितना लिख सकते हो। जैसे आप भी मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते हो, तो सबसे ज़्यादा रोल जो है वो आपकी राइटिंग का ही रहता है मेरे हिसाब से। स्पीड होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए, कम लिखो बट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, है ना। उसके बारे में बताओ कुछ। अब यूपीएससी के अंदर में तो मेन तो यह है कि अगर आपका सबसे है कि आपका लेखन राइटिंग सही होनी चाहिए। हाँ जी। आपको इसमें लिखने का स्किल जो है स्किल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको बहुत लगभग 4000 शब्द आपको 3 घंटे के अंदर अंदर में लिखनी है। 20 क्वेश्चन 4000 शब्द। हाँ, एक क्वेश्चन का 250 वर्ड। तो उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 में से जो है 2013 से पहले जो था कि 25 क्वेश्चंस होता था, तो 100 यानी प्रत्येक क्वेश्चंस के आपको लगभग जो है 200 शब्द लिखने पड़ते थे। 5000 शब्द हुआ करता था। 2013 के बाद में अब है कि आपको 20 क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चन तो आपको 150 शब्दों में लिखना है, जो 10 नंबर का है। 100 नंबर का ये हो जाता है, और 10 क्वेश्चन आपका जो है 250 शब्दों में लिखना है, जो 15 नंबर के हैं। ठीक तो है। 150 के, और ये लगभग आपको है 4500 के आसपास में जो है आपको शब्द जो है लिखने पड़ते हैं। ठीक ये है। तो और सर एक बात और है, जैसे पीसीएस होता है हमारा स्टेट का, और यूपीएससी, इन दोनों में कितना का डिफरेंस है? इन दोनों में अगर आप किसी स्टेट में हैं, अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं, तो उसमें आपको बाहर के स्टेट के कम ही आपको कंटेंट वगैरह पढ़ना पड़ता है। ज़्यादा आपको तो स्टेट का आपके जो विशेषताएं, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति है, इन सब पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और मुख्य रूप से जो राष्ट्र से जुड़ी हुई जो मुख्य विशेषताएं हैं, उस पर थोड़ा जोर दिया जाता है। तो जैसे आप सिविल की तैयारी करते हैं, तो लगभग आपका बाहर का कंटेंट तो इंडिया का लगभग क्लियर हो ही जाता है। थोड़ा बहुत आप स्टेट पे जो है विशेष रूप से अपने स्टेट को देख लोगे, तो पीसीएस में भी जो है ये जो है आपका क्लियर हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। सिविल में जो स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट है, उनको स्टेट पीसीएस में ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, तो लगभग ठीक ठाक है। सिलेबस सेम है, बस ये है कि थोड़ा वहाँ आप केवल अपने स्टेट को भी देख लो और इंडिया का थोड़ा बहुत मेन स्पेशली वगैरह संविधान वगैरह देख लो, तो काम चल जाता है। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा था कि मान लो प्री क्लियर नहीं हुआ, अगर बाई चांस किसी का नहीं होता है, तो वो डिमोटिवेट होके बैठ जाता है। कुछ तो हमारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो तो पुलिस कांस्टेबल में ही फेल होके कह रहे थे कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, ऐसा छोड़ देंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? अब देखिए, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, हिमाचल पुलिस हो, जनरल कंपटीशन कोई भी हो, वन डे कंपटीशन, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम प्रवेश करते हैं, तो हमारा एक उद्देश्य होता है ये कि हमें जॉब पाना है, हमें सेटलमेंट होना है, हमें जॉब में सुरक्षा चाहिए, ताकि हम अब एक अच्छे जीवन को जी सकें। हाँ जी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर व्यक्ति नौकरी ही करेगा। और अगर आपने आईएएस की तैयारी ढंग से की है, अच्छे से की है, नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे हैं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, वो आत्महत्या तो कर नहीं रहे हैं। और केवल यूपीएससी हमारा जीवन नहीं है, या हिमाचल पुलिस हमारा जीवन नहीं है। हाँ जी। हो सकता है कि आप 15,000 20,000 की नौकरी आपको न लगे और भविष्य में आप करोड़पति बन जाए, अपना काम खोल ले। तो हमें इन सब चीज़ों से, डिप्रेशन वगैरह या ये सब चीज़ें बेकार है, हमें इन सब चीज़ों से दूर होना चाहिए।
और हमें ध्यान देनी चाहिए कि हमें क्या करना है और कुछ भी करना है। अगर जीवन में आगे बढ़ना ही है तो ज़रूरी नहीं है कि हम कलेक्टर के ही माध्यम से आगे बढ़ेंगे और सिविल के ही माध्यम से। बहुत सारे क्षेत्र है, आप अपना कैरियर वहाँ भी बना सकते हैं। आज के डेट में स्टार्टअप बिजनेस भी बहुत सारे चल रहा है, प्राइवेट कंपनियों में भी बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, तो आप वहाँ भी सेटलमेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी वाले जो है वो अलग है और आप अलग हैं। आप ये देखिए कि आपके लिए अच्छा क्या है और आप अपना उस पर कार्य कीजिए, तो इसमें डीमोटिवेट होने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इस क्षेत्र में करना है तो प्रयास कीजिए। ठीक है। और जैसे सर ये जर्नी है, ये स्टार्ट होती है, मैंने बहुत बार सुना है कि एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आपके हिसाब से एनसीईआरटी का क्या रोल है इसमें? अब जैसे इसमें यूपीएससी जो है ग्रेजुएशन, एक तो हमें ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ मांगी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट वगैरह या बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वो अगर वो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऑलरेडी उनको जो है जो आर्ट्स की जानकारी उनके पास कम होती है। फिर जब हम 9-10 जब हमारी आरंभ की पढ़ाई होती है तो हम एनसीईआरटी को उतना स्टडी नहीं कर पाते, तो हमारी ध्यान उस पर नहीं जाती है। हाँ जी। या आर्ट्स के सेगमेंट के होते तो लगभग वो उतना जो है उस पर ध्यान नहीं देते और किसी भी तरह हमें डिग्री तो मिल जाती है। लेकिन अगर हमें यूपीएससी में आना है तो हमें बेसिक तो होनी चाहिए था, और अगर हमारा बेसिक नहीं है तो ऑलरेडी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा ढांचा मजबूत होनी चाहिए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए अगर हम एकाएक स्टैंडर्ड बुक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ दिक्कतें हो जाती है कि समझ नहीं आता है। बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसा होते हैं जो हमारे समझ से बाहर होता है, क्योंकि हमें जो है उसके क्षेत्र में हम नए नए परिवेश होते हैं। एनसीईआरटी में एक साधारण लैंग्वेज है और आप किसी भी की घटना को भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो बेसिक के लिए एनसीईआरटी सही है। अगर आपका बेसिक सही है तो एनसीईआरटी पढ़ने जब आपका बेस क्लियर हो जाता है तभी आप रेफरेंस बुक पे जाएं। जैसे हमारी लक्ष्मीकांत हो गई, बिपिन चंद्र हो गई, रमेश यादव की होगी, तो उसके लिए पहले आपको एनसीईआरटी करना जरूरी है ना? हाँ, एनसीईआरटी में साधारण शब्द है, आप वहाँ सारे घटनाओं को समझ जाएंगे। जितना भी आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वो आपको आगे मिलेंगे। लेकिन आगे अगर स्टैंडर्ड बुक आपको समझ में नहीं आता है तो आपको वहाँ दिक्कत है। इससे अच्छा है कि एनसीईआरटी छोटे बच्चों को बेस पे बनाया गया है और यहाँ पे आप जो है समझ सकते हैं। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। तो लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि किस तरह से वो मोटिवेट रहे, और आपने ये कोई शायरी सुना दीजिए, बढ़िया सा डायलॉग। देखिए, आप जो है अपने तैयारी में अपने लक्ष्य में लगे रहिए और आपका लक्ष्य आपके उद्देश्य के प्रति होनी चाहिए। आप ईमानदारी से मेहनत करें और सफल होंगे ही। आप जो है महाभारत में एक अच्छी जो है सार भी है और इस पे बहुत सारे सॉन्ग में निकलता है। आरंभ है प्रचंड है विश्व मस्तकों का भीड़ है, आरंभ है प्रचंड है मस्तकों का भीड़ है, विश्व का पुकार है भागवत की सार है, युद्ध ही तो वीरों का फरमान है, कौरवों का भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। ठीक है। या हम आपको दुष्यंत चौटाला जी के जो है महाराणा प्रताप पे जो एक कविता है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज फेंक वाला जहाँ तक जाए। ठीक है। तो नमस्कार, आप लोगों को मेरी नमस्कार और मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।